नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने एक सांसद के विवादित बयान पर बुरी तरह घिरी हुई है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले नीति आयोग की जो बैठक हुई उससे दूरी बनाई। जबकि खास बात यह थी कि नीतीश कुमार 24 तारीख को दिल्ली में मौजूद थे और उससे एक दिन पहले यानी 23 मई को यह बयान आया था जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार इस बार नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। जबकि उससे पहले 3 बार जब नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें नीतीश शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनमें से एक बार वो बीजेपी के सहयोगी भी थे। ऐसे में बयान कर चला जा रहा था कि नीतीश शायद इस बार भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है, खासकर सीएम फेस को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर। और ऐसे में जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं, तो यह माना गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश के बीच या तो कोई डील हो गई है या फिर एक बार फिर अपने झांसे में बीजेपी ने नीतीश को ले लिया है। कोई ऐसा आश्वासन दे दिया है कि उनकी बात मानी जाएगी और इसी के आधार पर नीतीश ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का मन बना लिया। क्योंकि जब भी नीतीश इस बैठक से दूरी बनाते हैं तो सभी जगह इस बात की चर्चा होती है कि नीतीश जो कि सहयोगी हैं बीजेपी के, जो एनडीए में है, वो नीति आयोग की बैठक से दूरी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए 24 तारीख को उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन जब नीति आयोग की बैठक होती है तो उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, यानी उससे नदारद दिखाई देते हैं। और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया कि आखिर आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली। क्या बीजेपी ने जो उनसे बातें की थी उस पे फिर एक बार बीजेपी यूटर्न लेती हुई नजर आई? क्या बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर बीजेपी को झटका दे दिया और ये बता दिया कि अगर आप हमारे मन मुताबिक नहीं चलेंगे या आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यूटर्न भी ले सकते हैं? और अब क्योंकि एनडीए की बैठक है आज और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इससे ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होकर और उसके बाद एनडीए की बैठक में शामिल होकर बीजेपी को कड़ा संदेश दे दिया है। और अब नीतीश कुमार आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी शर्तें बीजेपी को माननी पड़ेंगी और अगर बीजेपी ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो फिर बीजेपी को आने वाले चुनाव से पहले नीतीश कुमार करारा झटका दे सकते हैं। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का आना और नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाना क्या संकेत देता है? बीजेपी को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? और अब जब एनडीए की जो बैठक हो रही है जिसमें सभी दल पहुंचे हैं और सभी सहयोगी शामिल हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तस्वीरें भी उसकी आई सामने, उसमें नीतीश कुमार किन बातों पर, किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं और क्या उनकी बातें मानी जाएंगी? नहीं, नीतीश कुमार के साथ में अभी जो स्थिति चल रही है वो शुरू हुई है नवंबर से। नवंबर में जब केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह का बयान आया था सीएम फेस को लेकर, उसके बाद से नीतीश कुमार की ये 4th या 5वीं यात्रा दिल्ली की है। और हर यात्रा में ये जब भी नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी, प्रधानमंत्री से होगी, लेकिन हर बार नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मिले बिना ही वापस लौट जाते हैं। और दूसरा जो आपने नीति आयोग का जिक्र किया, नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार 2022 से ही शामिल नहीं हुए हैं। उसमें से 2023 एक ऐसा साल था जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, बाकी लगातार नीतीश कुमार एनडीए में ही बने हुए हैं। पिछले साल कह दिया गया कि वो बीमार हैं। उससे पहले 2022 में जब नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए थे तो कहा गया कि भाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, तब भी ये कहा गया सही नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए थे। अगस्त में बैठक हुई थी और अगस्त में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। तो नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना कई बड़े संकेत देता है। जब वो एनडीए में नहीं थे तब तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ राज्यों की सुनवाई होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार को पता है कि राज्यों की सुनवाई होनी नहीं है और कुछ उस जाने से कोई फ़ायदा नहीं होना है, तो इसीलिए उस बैठक में जाना या नहीं जाना तो कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए वो उस बैठक में शायद शामिल नहीं हुए। लेकिन एनडीए की बैठक में वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए हैं कि बिहार चुनाव इसी साल होना है
और सबसे बड़ा मुद्दा जो सीट बंटवारे का अभी भी लटका हुआ है। सीएम फेस को लेकर जो बिहार के लोकल लीडर्स हैं वो तो मान के चल रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वही सीएम होंगे, लेकिन ये सबको पता है कि लोकल लीडरशिप का इस मामले में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा कि सीएम फेस किसको बनाना है। तो नीतीश कुमार को ही मामले में कहीं बिहार बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब सीधा प्रधानमंत्री से बात की जाए, गृह मंत्री से बात की जाए। तो इसीलिए एनडीए की बैठक में वो जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक से उन्होंने कन्नी काट ली, वो भी तब जबकि वो दिल्ली में ही मौजूद थे। भाई दिल्ली में मौजूद होकर आप नहीं गए हैं। जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह उस बैठक में पहुंचे थे, लेकिन लल्लन सिंह बिहार का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री की हैसियत से उस बैठक में शामिल हुए थे। बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर नीतीश कुमार को बुलाया गया था, जो दिल्ली में होते हुए भी बैठक में नहीं गए। तो साफ है, नीतीश कुमार ने एक तरीके से बीजेपी को बता दिया है कि अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जो डिमांड है वो नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक जो टकराव चल रहा है बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू के बीच में वो सुलझेगा नहीं। और दो मुद्दे उनके जो जेडीयू के शुरुआत से ही चले आ रहे हैं, पहला सीएम फेस और दूसरा जो विधानसभा सीटों का बंटवारा होना है विधानसभा चुनाव में। जेडीयू चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, भले ही उसको एक सीट बीजेपी से ज़्यादा मिले, लेकिन उसका बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। और इसी के चलते नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन वो एनडीए की बैठक में शामिल तो जरूर हुए हैं, ये जिसमें एनडीए के लगभग 20 सीएम शामिल हुए हैं। तो अब मुख्य मुद्दा वही है कि नीतीश की जो डिमांड है क्या वो बीजेपी मानेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि नीतीश भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से बार बार अब ये संकेत दिया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। जनवरी तक लगातार उन्हें ऑफर दिए जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, कोई बात नहीं, दोबारा आए, सारी भूल चूक माफ करते हैं और दोबारा से साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त वहां जाना जरूरी नहीं समझा, वो कोशिश में थे कि शायद बीजेपी उनके दबाव में आ जाएगी। लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान देखने को मिली। लगातार जेडीयू की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। निशांत कुमार के भी लगातार इस तरह के बयान आए और उन्होंने भी बार बार बीजेपी आलाकमान पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि आप नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दीजिए। यही नहीं, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब यह माना जा रहा था कि शायद बीजेपी नीतीश कुमार को साधने के लिए जेडीयू को कुछ और मंत्री पद दे देगी, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने अपने फैसले से सभी को हैरान कर दिया और यह बता दिया कि बीजेपी की ही चलेगी। और उसके बाद से जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जेडीयू ये समझ चुकी है कि इस बार अगर चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां साथ उतरती हैं और बड़े भाई की भूमिका अगर बीजेपी के पास रहती है तो बीजेपी फिर वही करेगी जो वो करना चाहती है। जैसा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, आखिरी समय पर एकनाथ शिंदे को पूरी तरह किनारे कर दिया। जब सत्ता उनके हाथ में आ गई तो सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के पास चली गई। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हो सकता है और उसी के बाद से बीजेपी पर नीतीश कुमार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, लगातार दूरी बनाई जा रही है। आपको याद होगा दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम नेता अचानक से नीतीश कुमार को मिलने पहुंचे थे और उनको मनाने पहुंचे थे जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचने वाले थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उस वक्त इस बात का डर सता रहा है सभी को कि शायद नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से पीएम मोदी के दौरे से दूरी बना सकते और अगर ऐसा नीतीश कुमार कर लेते तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्मा जाता। हालांकि उस बार सब नीतीश कुमार को मनाने में सफल रहे और नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंच साझा किया, लेकिन बड़ी बात लगातार ये देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार हर मौके पर हर मंच से एक बात दोहरा रहे हैं कि हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही वो ललन सिंह को भी टारगेट कर रहे हैं बार बार। यानी वो बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जिन ललन सिंह पर आप भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे के काबिल नहीं है, भरोसा हम पर कीजिए क्योंकि हमने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, ललन सिंह की वजह से हमने आपका साथ छोड़ा था। तो ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि ललन सिंह पर भरोसा नहीं कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह और बीजेपी के बीच करीबियां बढ़ रही हैं और हर मौके पर जैसा कि अभी आपने बताया कि ललन सिंह को ही आगे किया जा रहा है। ये क्रोनोलॉजी क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है अविनाश जी। नहीं बिल्कुल, जो नीतीश कुमार के जो भी बयान आए हैं पिछली बार, अभी नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्ष बनने से पहले ललन सिंह के पास में ही जो जेडीयू का अध्यक्ष पद था, तो ललन सिंह पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन अब जब से एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई है उसके बाद से ललन सिंह बीजेपी के ज़्यादा करीब हो गए हैं।
आप ये देखिएगा, जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो जो बयान लल्लन सिंह ने लोकसभा में दिया था उस तरीके का एक तो वक्फ संशोधन बिल का बचाव उस जो बीजेपी के लीडर्स थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब लल्लन सिंह की जो तकरीरें थी उनको लेकर जेडीयू के बिहार के नेता तक नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये जेडीयू का स्टैंड नहीं है, जिस तरीके के बयान लल्लन सिंह की तरफ से दिए गए हैं। और उसके बाद से ही नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में जो दूरियां थी वो तो साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस बैठक में भी लल्लन सिंह के लिए जो कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह शामिल हुए हैं, लेकिन उनको जो जेडीयू है उन्होंने अपनी तरफ से नॉमिनेट नहीं किया था कि नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह शामिल हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री की हैसियत से उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसके बाद क्योंकि लल्लन सिंह के साथ में, इससे पहले जब बीजेपी के साथ में जो भी डील होती थी तो उसमें लल्लन सिंह या जेडीयू का दूसरा नेता जो समझौते की बात करता था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने सारी चीज़ें अपने हाथ में संभाल ली हैं। जेडीयू की तरफ से संजय झा को जरूर बातचीत के लिए जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन संजय झा को लेकर भी ये सामने आने लगा है कि वो बीजेपी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बीजेपी के साथ में वो डील नहीं कर सकते सीटों को लेकर। उसके बाद से हर चीज़ अब नीतीश कुमार ही फैसला कर रहे हैं और उन्होंने अब तक पहली बार वो दिल्ली में आकर बीजेपी के नेताओं से मिले। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे पहले वो उनकी जो भी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई है, चाहे अमित शाह से मिले हों या पीएम से मिले हों या जेपी नड्डा से मिले हों, वो सारी मुलाकातें बिहार में ही हुई हैं। क्योंकि बिहार में जब भी कार्यक्रम बीजेपी नेताओं का होता है और खासतौर पर पटना में, तो पटना में ही उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से अभी तक नहीं मिले हैं। लगभग पिछला करीब जो हमने आपको बताया था पिछले साल जो दिसंबर में बयान आया, नवंबर दिसंबर में, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं तो डिमांड तो उनकी क्लियर है कि बिहार के लिए जो पैकेज चाहिए उन्हें तो पता है कि उस पैकेज के लिए ज़रूरी नहीं हमको दिल्ली आना पड़े। पैकेज के लिए तो वो अपने मंत्रियों के द्वारा केंद्र तक अपनी बात पहुंचा देते हैं और वो पैकेज बिहार को मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उनको सीएम उम्मीदवार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसे आपने महाराष्ट्र की चर्चा की, महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने सीटों का बंटवारा ही उस तरीके से किया था कि अगर बहुमत आता है तो बिना जो एकनाथ शिंदे उनके बिना सरकार बनाई जा सके। और इसीलिए अजीत पवार को चुनाव से पहले एनडीए में लेके आया गया था। अगर अजीत पवार एनडीए में नहीं आते तो सीधी सी बात एकनाथ शिंदे को आपको ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए देनी पड़ती और ऐसी स्थिति में बिना एकनाथ शिंदे के सरकार नहीं बन सकती थी। और वही कोशिश बीजेपी की इस बार चल रही है कि चिराग पासवान के कोटे की सीटें कुछ बढ़ा दी जाएं और उसके बदले में नीतीश की सीटें कम कर ली जाएं। और ये चीज़ जेडीयू को भी पता है कि अगर महाराष्ट्र जैसा सीट बंटवारा होता है तो फिर और रिजल्ट महाराष्ट्र जैसे आ गए तो नीतीश कुमार को ये सीएम नहीं बनाएंगे। इसीलिए जेडीयू की पूरी ताकत इसी बात पर है कि सीट बंटवारे में जो महाराष्ट्र फॉर्मूला है वो लागू नहीं हो पाए। और इसी के चलते नीतीश कुमार की जो नाराज़गी की भी खबरें आ रही हैं, उनके पिछले दिनों कई बार बयान भी आए थे। बीजेपी को वो ये एक तरीके से आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे। यानी 5 साल यदि मैंडेट मिलता है, सरकार अपनी बनती है, तो अब 5 साल पूरे एनडीए की सरकार चलाएंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देखिएगा नीतीश कुमार 2 साल इधर रहते हैं तो 2 साल उधर चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार को ये चीज़ बार बार बतानी पड़ रही है। और बीजेपी को नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है और ये इसी से समझ में आ जाता है कि अभी तक बीजेपी हाईकमान ने ना तो सीट बंटवारे पर अभी तक कोई सीधा फैसला दिया है और ना ही नीतीश कुमार के सीएम उम्मीदवारी पर दिया है। अभी तक यही नहीं बताया है कि भाई बिहार में सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू को और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, बराबर सीटें मिलेंगी या सीट बंटवारा बीजेपी इस बार महाराष्ट्र के तर्ज पर ही कर ले कि भाई पिछली बार का चुनाव देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीती है। अगर उस तरीके से सीट बंटवारा होता है तो सीधा सा नीतीश कुमार और जेडीयू को नुकसान होना है। और इसीलिए नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा हो। जल्दी बंटवारा हो जाता है तो वो संभवतः उनके पास में एक मौका होगा कि महागठबंधन के साथ चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव के बयान चल रहे हैं उसमें अब वो चीज़ भी मुश्किल दिख रही है और बीजेपी इसीलिए इस चीज़ को आगे सरकाती चली जा रही है ताकि नीतीश कुमार के लिए सारे ऑप्शन बंद हो जाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश करी और इस तरह के दावे सिर्फ इसलिए नहीं कि सीट बंटवारे को लेकर या सीएम फेस को लेकर बीजेपी कुछ भी क्लियर करने से बच रही है, बल्कि इसकी एक और वजह है जिस तरह से वक्फ कानून अचानक से लेकर आया गया। जबकि अविनाश जी लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि वक्फ कानून की सिर्फ चर्चा हो रही है, वक्फ बिल पर सिर्फ चर्चा हो रही है, इसे कानून अभी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा असर
पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही मई आते आते इसको कानून बना दिया गया, उससे इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ये एक बड़ा पैतरा अपनाया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसको मुस्लिम वोटर्स मिलने वाले, मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाले हैं, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मुस्लिम अगर नाराज होते हैं नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार जरूर कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनावों में नीतीश कुमार ने अच्छी पकड़ बनाई है मुस्लिम वोटर्स पर, और उसी के आधार पर वो कहीं ना कहीं एनडीए से महागठबंधन से एनडीए करते रहे हैं। महागठबंधन भी यही चाहता था कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं, जब तक कि वक्फ कानून नहीं आया था। वक्फ कानून आते ही जैसे मुस्लिम समुदाय की नाराजगी खुलकर दिखाई दी नीतीश कुमार के खिलाफ, वक्फ बिल की चर्चा इधर चल रही थी, उधर रोजा इफ्तियारी की पार्टी के लिए जब नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदायों को बुलाया था, तो मुस्लिम समुदायों ने सीधे तौर पर उस पार्टी का बहिष्कार कर दिया था, और इससे यह साफ हो गया था कि अब मुस्लिम्स नाराज हैं, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से जब रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई, तो उसमें मुस्लिम संगठन पहुंचे, और इससे साफ हो गया कि मुस्लिम समुदाय अब अपना फैसला सुना चुके हैं कि वो आरजेडी के साथ जाने, और उसी पार्टी में लालू यादव ने फैसला कर लिया और ऐलान कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की अब उनको जरूरत नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिखाई दे रही है, और ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ रही है। इसी वजह से नीतीश कुमार अब दबाव बनाने में लगे हुए हैं लगातार। और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की, जैसे आपने जिक्र किया अविनाश जी, चिराग पासवान के सहारे भी और उपेंद्र कुशवाहा के सहारे या जीतन राम मांझी के सहारे भी बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ही प्लॉटिंग कर रही है। नहीं, बिल्कुल जो आपने बताया कि जो वक्फ कानून से पहले नीतीश कुमार की ज़रूरत थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि एनडीए को कुछ वोट जो मुस्लिम समुदाय का मिलता है वो नीतीश कुमार के चक्कर में ही मिलता है। जो कुछ मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए उनको कई योजनाओं का फ़ायदा मिला है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जब एनडीए की बैठक बुलाई थी, तो उन्होंने बीजेपी नेताओं से भी बोला था कि जो काम हमारी सरकार ने मुसलमानों के हित में किए हैं, आप लोग जाइए, गाँव-गाँव जाइए और मुस्लिम समुदाय को उन योजनाओं के बारे में बताइए कि हमारी सरकार क्या क्या योजना उनके लिए लेके आई है। और उस बैठक में उन्होंने एक तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन पर तंज भी कसा था कि इस तरीके के बयान ना दिए जाएं मुस्लिम समुदाय को लेकर। तो नीतीश कुमार शुरुआत से ये कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का जो वोटर है उसको अपने पाले में रखा जाए, लेकिन जैसे ही वक्फ कानून आया सामने और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो तमाम संगठन थे उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया। नीतीश कुमार बिहार में आंदोलन तक किए गए और कहा गया कि भाई आप इस कानून पर सरकार का साथ मत दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब तक कुर्सी ज़्यादा जरूरी थी कि अगर वो बीजेपी का साथ नहीं देते तो जाहिर सी बात है कि उनके सीएम पद भी चला जाता। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में उस कानून का साथ दिया, वक्फ कानून का, और उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय है पूरी तरीके से नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया। अब महागठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार की ज़रूरत थी मुस्लिम समुदाय के लिए कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो बटे नहीं, लेकिन अब जब मुस्लिम समुदाय का वोट एनडीए को मिलना ही नहीं है, नीतीश कुमार के साथ वो जाने को ही तैयार नहीं है, तो अब महागठबंधन को नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं बची है। और इसीलिए नीतीश कुमार के लिए अब महागठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार अगर खुद आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो एनडीए छोड़ें, उसके बाद ही उन पर विचार होगा। लेकिन अब उनके लिए सीएम पद की वैकेंसी अब एक तरीके से क्लोज हो चुकी है। तो इसी के चलते नीतीश कुमार बीजेपी को एक तरीके से आश्वासन देने में जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि बीजेपी का नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चलना है, क्योंकि महागठबंधन इतना स्ट्रांग हो चुका है इस समय कि पूरा एनडीए भी मिलकर महागठबंधन को इस बार रोक नहीं पाएगा। और अकेला तो बीजेपी को ही पता है कि उनके लिए जो पिछली बार जो सीटें मिली उनको 77 सीटें जो मिल गई थी, 75 सीटें, इस बार उनके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार की मजबूरी तो इसलिए बन गए हैं कि अगर नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाएगी। तो बस खाली एक मजबूरी तेजस्वी यादव और महागठबंधन की जो मजबूती है वो इन दोनों को इस समय जोड़े हुए है, नहीं तो ये गठबंधन काफ़ी पहले ही टूट गया होता।
अब जो मामला सीट बंटवारे को लेकर ही है, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अभी जुड़े हुए तो हैं, लेकिन इनमें वो मजबूती नहीं बची है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को शक की नज़र से देख रही हैं। दोनों की कोशिश, यदि गठबंधन हो भी जाता है तो संभवतः विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की सीटें कम करने की कोशिश में ना जुट जाए। वैसे ही ये पार्टी इस बार जो गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। अब सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके का विवाद, जैसे आपने बताया, चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे भी बीजेपी की स्ट्रेटजी ही बताई जा रही है ताकि नीतीश कुमार अपनी सीटों की दावेदारी कम से कम कर लें। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो शुरुआत में कहा जा रहा है कि भाई आप हमको ये बता दीजिए हमारी सीटें कितनी हैं, बाकी किसको कितनी सीटें देनी है वो आप तय कर लीजिएगा। आप हमारी 100 से 110 सीटों जो जेडीयू की तरफ से दावेदारी चल रही है कि उतनी सीटें जेडीयू को दे दी जाएं, और बची हुई जो 100 से लेकर 143 जो भी सीटें बचती हैं वो सारी सीटें बीजेपी अपने हिसाब से सहयोगियों के बीच में बांट ले। अब इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है कि पिछली, आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। जेडीयू ने कहा था कि भाई हमको हमारी 17 सीटें दे दीजिए, 17 की जगह 16 सीटें उनको मिल गई थी, फिर बाकी बंटवारा बीजेपी ने किया था। और वही स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। और क्योंकि इस बार जो सहयोगी हैं वो बीजेपी के दबाव में नहीं आते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी है, और इसीलिए बीजेपी इस समय जेडीयू को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। और इसी अब नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं और उनकी जो बातचीत होनी है सीट बंटवारे को लेकर वो बीजेपी हाईकमान से ही होनी है, क्योंकि 30 तारीख को, 29 और 30 तारीख को प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा भी है। और नीतीश चाहते हैं कि पीएम के पहुंचने से पहले ही सीट बंटवारे पर स्थितियां क्लियर हो जाएं, ताकि भले ही प्रधानमंत्री उसकी घोषणा पटना में पहुंचकर कर दें, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का दिल्ली आना सीधा सीधा सीट बंटवारे को लेकर ही है। अगर क्योंकि नीति आयोग की बैठक में यदि उनको आना होता तो उसमें शामिल भी होते, वो वहाँ तो गए नहीं। वो अब बीजेपी की बैठक में पहुंचे हैं और सीधा सीधा फोकस बिहार चुनाव ही है। जी बिल्कुल, लगातार ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब पटना पहुंचे तो उससे पहले ही ये तय हो जाए कि इस बार सीएम फेस कौन होने वाला है, और नीतीश कुमार उसी का दबाव बनाने के लिए एनडीए की बैठक में शामिल हुए। यानी साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी की अब मजबूरी बन गए हैं। जिन नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही थी, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है बीजेपी हर चुनाव से पहले एक सर्वे कराती है, पूरा एक तरह से ब्यौरा लेती है कि उसकी हालात क्या है राज्य में जमीनी स्तर पर। और जब बीजेपी को उसकी रिपोर्ट मिली है तो उसके आधार पर उसे ये समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार के बिना महागठबंधन से मुकाबला उसके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए नीतीश कुमार की उसको जरूरत है। नीतीश कुमार मजबूरी है, लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी के अपने सांसद, बीजेपी के अपने एमएलए भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मजबूरियां आप खड़ी करते चले जा रहे हैं, परेशानी बनते चले जा रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के एमपी की तरफ से, बीजेपी के विधायकों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इतने विवादित बयान आ रहे हैं महिलाओं को लेकर, महिला अधिकारियों को लेकर, जिसके बाद से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। पहले विजय शाह, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के, और उसके बाद अब जांगड़ा का जो बयान आया है, जो कि हिस्सा हरियाणा से सांसद हैं, और उनके बयान ने बीजेपी को बुरी तरह से घेर दिया है। पहले हम जांगड़ा का वो बयान सुनेंगे जिस पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है, और कैसे कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और कांग्रेस किस तरह से बीजेपी पर अब दबाव बना रही है, सीधा पीएम मोदी से सवाल कर रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जांगड़ा का वो विवादित बयान सुनते हैं जिसमें उसने महिलाओं का अपमान किया है। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। तो अभी हम जांगड़ा को सुन रहे थे। एक तरफ अविनाश जी, पीएम मोदी बीकानेर में कहते हैं कि मेरी रगों में अब गर्म सिंदूर बह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें कर रहे हैं। मन की बात का 122वां एपिसोड हुआ, उसमें भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। महिलाओं के प्रति भाजपा कितनी नरम है, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को वो कितना समझ सकती है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से नाम रखा गया, उसके जरिए
इसलिए भी ये माना गया कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं महिलाओं को ही साधने की कोशिश की गई है, उनके इमोशंस को साधने की कोशिश की गई है, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की गई है, और इसीलिए बहुत सोच समझकर कि कितना ये नाम जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, वो कितना महिलाओं के दिल को छुएगा, महिलाओं के दिल के करीब पहुंचेगा, ये पूरी एक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। महिलाओं को लेकर कितना ज्यादा बीजेपी सोचती है या मोदी सरकार में महिलाओं की कितनी इज्जत है, इसका ख्याल रखते हुए या ये मैसेज देने के लिए 2 महिला अधिकारियों को आगे किया गया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग की। लगातार बीजेपी की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करती है, महिला अधिकारियों का कितना सम्मान करती है, लेकिन उसके दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और उसमें ही अब एक और बयान ये जांगड़ा का जो आया है, इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। पीएम मोदी से सवाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसमें बुरी तरह इसलिए घिरी हुई है क्योंकि ना तो अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई फैसला लिया गया है, कोई एक्शन लिया गया है बीजेपी की तरफ से, और ना ही उसके बाद जब गायकवाड़ ने जो बयान दिया वहां पर डिप्टी सीएम जो एमपी के हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, उनको भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जबरदस्त फटकार लगी। मोहन यादव से जब पूछा गया, जो कि सीएम है राज्य के, तो उन्होंने कहा जो कोर्ट कहेगा वो कर दिया जाएगा। यानी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उस बयान को विवादित नहीं माना। तो ऐसे में लगातार अब ये तीसरा बयान जो आ गया है महिलाओं को लेकर, इस पर क्या बीजेपी जो बुरी तरह फंसी हुई है कोई एक्शन लेगी, या इस मामले में भी अब खुद सुप्रीम कोर्ट को या अब हरियाणा के हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का आदेश देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो वैसे भी इनको अपने सांसद हो चाहे विधायक हो, जांगड़ा तो सिर्फ एक सांसद है, तो उनसे सांसदी का पद तो छीनेगी नहीं बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से विजय शाह के केस में जिनको हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, कहा गया कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं बल्कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो जब बीजेपी विजय शाह पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में अपने सांसद के खिलाफ वो एक्शन क्या लेगी जिन जो मंत्री भी नहीं है। तो अब जांगड़ा का जो बयान आया है, उस बयान को जो विपक्ष की तरफ से तो जरूर मुद्दा बनाया जा रहा है इसको, कि इस मामले को कोर्ट भी संभवतः संज्ञान ले ले, और जिस तरीके का उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, जबकि बीजेपी की नज़र लगातार महिलाओं के वोट बैंक पर है। क्योंकि पिछले आप देखिए कुछ विधानसभा चुनाव देख लिए कि वहाँ पर जहाँ महिला कार्ड जिस पार्टी के फेवर में चल गया, वही पार्टी सत्ता में आ गई। चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में कौन सा मुद्दा चला था, लाड़ली बहना योजना चला। मध्य प्रदेश में क्या चला, लाड़ली बहना योजना चला। बीजेपी अपने मुद्दे पर चुनाव नहीं जीती, महिलाओं के उनका एक कार्ड चल गया जिससे वो सत्ता में वापस आ गए। तो बीजेपी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से तो कोशिश चल रही है कि महिलाओं के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बीजेपी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा। और खासतौर पर तब जब बीजेपी अपने ऐसे नेताओं की ना तो जुबान बंद कर पा रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। बयान जरूर आ रहे हैं मीडिया में कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि आप महिलाओं को लेकर इस तरीके के बयान नहीं दीजिए, लेकिन कहीं रोक लगी है क्या? लगातार बीजेपी के तमाम नेता, ये वो बयान है जो मंच पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी की बैठकों में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर या सामने नहीं आ रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि जो बयान है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान है, उसके बाद सांसद का बयान है, और उससे पहले जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका बयान आया था। लेकिन कोई भी शख्स जब बाद में उनके बयान को लेकर हंगामा मचता है तो माफ़ी मांग ली जाती है, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या बीजेपी की यही नीति है कि महिलाओं का अपमान करेंगे और आराम से बच के निकल जाएंगे? तो वहीं अब इस सब को लेकर कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलका लांबा है प्रवक्ता, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ बोली है, पहले उनको सुन लेते हैं। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस
श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं का अपमान कर रही है बीजेपी, और इसी तरह जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। हम चाहेंगे कि वो ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जयराम रमेश ने इसको लेकर लिखा कि भाजपा नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रही है, जो उनकी ओछी और घटिया मानसिकता को उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये शर्मनाक बयान बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय भाजपा सांसद शहीदों व उनकी पत्नियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों ना माना जाए। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रधानमंत्री मोदी शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। यानी पीएम मोदी अपने सांसदों और पार्टी विधायकों की वजह से लगातार सवालों में घिरे हुए हैं, और सवालों में सिर्फ पीएम मोदी इन बयानों की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर से उन्होंने दूरी बनाई है, या पुंछ में जिन लोगों की जान गई उनके बारे में जिक्र तक ना करके उनकी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी पुंछ दौरे पर पहुंचे, उन्होंने वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिवारों से मुलाकात की, जो भी वहां पर स्कूल थे या जो मस्जिदें थी या जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे जो हमले में क्षतिग्रस्त हुए, उन जगहों पर जाकर उन्होंने दौरा किया। वहां जाकर लोग किस तरह से आज एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं इतने कठिन समय में, इस सब को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। सारी बातें उन्होंने अपने उन ट्वीट के जरिए से साझा की कि उन्होंने वहां जाकर क्या महसूस किया। और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक में 2047 में भारत कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा कर रहे थे, और इसी को लेकर पीएम मोदी की लगातार आलोचना हो रही है कि आज देश और जम्मू कश्मीर की जनता किस दुख से, किस पीड़ा से गुजर रही है, उस पर पीएम मोदी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर जाकर उन पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 2047 की, जो बहुत दूर है। तो लोगों का कहना है आलोचना पीएम मोदी की हो रही है, पहले आज संभाल लीजिए, 2047 की बात बाद में कीजिएगा। और इसी के चलते बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है, और इसीलिए एनडीए की बैठक आज चल रही है। लेकिन उस एनडीए की बैठक से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही बीजेपी एनडीए की बैठक कर रही है, सबको एकजुट करने की कोशिश कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उसको फायदा मिल सके, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी है वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने ही इस बैठक से दूरी, पहले नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई, और फिर उन्होंने एनडीए की बैठक में यह मैसेज दे दिया है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या हमारी शर्तें पूरी नहीं की या फिर सीएम फेस को लेकर मेरे नाम का ऐलान नहीं किया, तो हम जिस तरह से नीति आयोग की बैठक से थोड़ी देर पहले बैकआउट कर सकते हैं, आगे हम विधानसभा चुनाव से पहले भी बैकआउट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार का टारगेट तो सीधा सीधा सीएम पद ही है। 20 साल से वो सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं। बीच में 1 साल के लिए जरूर उन्होंने जीतन मांझी के हवाले अपनी कुर्सी की थी और कहा था कि नैतिकता का तकाजा कहता है कि हम सीएम नहीं रहे क्योंकि हमारे नाम पर वोट नहीं मिला है। लेकिन 1 साल के अंदर ही अंदर आप, क्योंकि आप बिना कुर्सी के आप फड़फड़ाने लगे, तो जो दलित नेता जीतन राम मांझी थे उनसे आपने कुर्सी भी छीन ली और उनको पार्टी के भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो नीतीश कुमार के लिए मेन जो मुख्य उनका टारगेट रहता है वो कुर्सी को ही रहता है, और कुर्सी बचाने के लिए ही वो कभी महागठबंधन में जाते हैं तो कभी वो एनडीए में आते हैं। महागठबंधन में जब वो गए थे पिछली बार भी, तो जेडीयू की आरजेडी की तरफ से साफ आया था कि नीतीश कुमार की तरफ से मैसेज आया था कि अगर हम एनडीए के साथ में रहते हैं तो बीजेपी हमारी पूरी पार्टी का सफाया कर देगी, साथ में रहते हुए ही वो हमारी पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, हमें बचा लीजिएगा। तो तेजस्वी यादव का यही कहना था कि नीतीश कुमार ने उस समय जो समझौता हुआ था उसमें यही था कि भाई आप 2025 तक सीएम रहेंगे, और नीतीश कुमार इसको बोलते भी थे कि 25 के बाद तेजस्वी यादव को देखना है।
लेकिन जैसे ही 25 करीब आया, नीतीश कुमार को लगा कि अब, क्योंकि वो खुद ही बोल चुके हैं कि तेजस्वी यादव 2025 के बाद कुर्सी संभालेंगे, तो ऐसे में महागठबंधन में रहते हुए वो किस तरीके से सीएम पद को अपना पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो उन्होंने उससे पहले फिर पलटी मार ली, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ मैसेज था कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, विधानसभा चुनाव के लिए। तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ गए। अब सीएम पद का मामला एक बार फिर फंस गया है और इसी के चलते नीतीश कुमार एक तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो दिल्ली तो आते हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं जाकर उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया कि अगर सीएम पद की गुत्थी नहीं सुलझती है तो वो कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है जो हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के पास अब विकल्प बहुत सीमित बचे हैं। दूसरा, बीजेपी के पास में भी बिना नीतीश के कोई उनके पास सहारा नहीं है, अकेले वो आरजेडी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो बैठक चल रही है एनडीए की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीट बंटवारे का मुद्दा है उसको बीजेपी उस क्या फार्मूला लेके आती है कि नीतीश कुमार भी खुश हो जाएं और बीजेपी की जो अपनी रणनीति चलती आ रही है शुरुआत से लेके वो भी कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही अब एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब महागठबंधन के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, यानी वो अगर महागठबंधन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं तो वहां भी उनको सीएम पद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब हर मौके पर यह बताया जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार राज्य में बनी तो नेतृत्व अब तेजस्वी यादव ही करेंगे, क्योंकि अब उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर भी नीतीश कुमार को यह समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी के हाथ में पावर रही, यानी ज्यादा सीट्स उसके पास रही, तो उनके साथ वही होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने कर दिया था। और बीजेपी भी यह जानती है कि अगर नीतीश कुमार नहीं साथ में रहे तो वो महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो यहां पर दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है, दोनों ही एक दूसरे की मजबूरी है, लेकिन दिलचस्प बात यह बनी हुई है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी शर्तें कौन मानेगा। यानी नीतीश कुमार बीजेपी को अपनी शर्तें मनवा पाएंगे या बीजेपी नीतीश कुमार पर हावी हो पाएगी। नीतीश कुमार बीजेपी को यह भरोसा दिला पाएंगे कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, या बीजेपी नीतीश कुमार को कहेगी कि अभी आप हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से चुनाव लड़ लीजिए, अगर हमारी सत्ता में हम आए तो आपको आपके मन मुताबिक चीजें दी जाएंगी, यानी आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी पर भरोसा नीतीश कुमार करेंगे या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी, ये बड़े सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। और क्योंकि बिहार की राजनीति पूरे देश में छाई होती है, इसलिए पूरे देश में इन सवालों पर चर्चा चल रही है। अविनाश जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो भी, क्योंकि उनका जो गठबंधन है वो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, बीच में जरूर नीतीश कुमार 2 बार दाएं बाएं हुए हैं, तो क्योंकि गठबंधन लंबे समय से चला आ रहा था, इसलिए जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता था उनके वोट आपस में ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन 2020 के बाद से दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, खासतौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया, उसके बाद से जेडीयू का जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी को लेकर नाराज है। जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए तब भी ये कहा गया था कि एनडीए जो जेडीयू है उसके कई विधायक वापस नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे कि हम लोग महागठबंधन में ही ठीक थे, उधर ही चलते हैं। और ये इन विधायकों की संख्या 1 दर्जन से ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद सरकार बन चुकी थी, विधायकों को यह दिखाई दे रहा था कि अगर वो बगावत करेंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि 3-4 विधायक नीतीश कुमार का साथ छोड़कर गए उसके बावजूद भी। और एक समय तो स्थिति ये आ गई थी कि ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार कहीं चली ना जाए। मुश्किल से उनकी सरकार बची और किसी तरीके से गिरते पड़ते अभी तक वो चलती चली आ रही है। और इस बार भी नीतीश कुमार हैं, पहली बार 2020 के बाद उनको अपनी सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाने पड़े। वो इसलिए बनाने पड़े कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे बीजेपी की रणनीति के चक्कर में, और अभी इस समय भी उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार प्रेशर में, दबाव में बने हुए हैं और इससे निकलने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते, क्योंकि अब नीतीश कुमार को ही पता है कि चुनाव फिर होता है और यही स्थिति बनती है, तो बीजेपी उनको सीएम पद नहीं देगी। इसलिए जेडीयू का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो भी ये चीज़ समझ चुका है कि अगर बीजेपी वो खेल खेल सकती है तो जेडीयू वो खेल बीजेपी के साथ क्यों नहीं खेल सकता।
तो अगर इस गठबंधन यदि होता भी है, सीट बंटवारा हो भी जाता है, तो ये सीट बंटवारा ऊपर के स्तर पर तो दिखाई देगा कि भाई गठबंधन में सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन क्या नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी ये गठबंधन हो पाएगा? अगर कार्यकर्ताओं के स्तर पर यह गठबंधन नहीं हो पाता है तो इस गठबंधन में फायदा मिलने की जगह नुकसान ही होगा, और इससे महागठबंधन को ही एक तरीके से मजबूती मिलेगी, क्योंकि महागठबंधन का जो भी कैडर जो उनका कार्यकर्ता है वो एंटी बीजेपी है, वो बीजेपी के खिलाफ ही मजबूती से खड़ा हुआ है, 20 साल से लगातार लड़ रहा है, चाहे वो केंद्र की 11 साल की सरकार हो या 20 साल की एनडीए की बिहार की सरकार हो। तो ऐसे में महागठबंधन तो पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन जो एनडीए ना तो वहाँ ऊपर जो सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन रही है और ना ही निचले स्तर पर कार्यकर्ता एकजुट है। तो ऐसे में बिहार चुनाव में एनडीए को सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है, और उस पर भी अगर यदि सीएम पद का जो पेच है वो नहीं सुलझता है तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा इस कोशिश में थे कि वो कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स कर लें, यानी बीजेपी पर दबाव बना रहे, और यही वजह थी कि जब अमित शाह का बयान दिसंबर में आया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि सीएम फेस को लेकर अभी हम कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे थे। एनडीए की बैठक हुई दिसंबर में ही, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उसके बाद अमित शाह से उनके मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन उसमें भी अमित शाह ने उस दौरे को ही रद्द कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलेंगे। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक होने के तुरंत बाद दिल्ली दौरे पर गए, जेपी नड्डा से और पीएम मोदी से मिलने का उनका समय भी पूरी तरह से फिक्स था, लेकिन उससे ठीक पहले नीतीश कुमार वापस बिहार लौट आए और उनसे मुलाकात नहीं की। इसके अलावा जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे तब भी वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जगदीप धनखड़ से वो मिलने नहीं पहुंचे। तो ये सारी चीजें लगातार इस तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। एनडीए की बैठक हुई तो उसमें भी वो नहीं पहुंचे, लेकिन इस बार जब एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार आए हैं, यानी नीतीश कुमार अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, आर पार की बात करना चाहते हैं। यही वजह है कि नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं हुए जबकि वो दिल्ली में मौजूद थे, और इसके सारे उन्होंने संकेत दे दिया कि हम आपके साथ सिर्फ तभी खड़े होंगे जब हमारी बातें मानी जाएंगी। और इसीलिए अब एनडीए की बैठक से क्या नीतीश कुमार को वो हासिल होगा जो हासिल करने के लिए वो इस बैठक में शामिल हुए, इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और इसका जवाब मिल जाएगा जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे और पीएम मोदी क्या इस बार सीएम फेस को लेकर कोई ऐलान करके आएंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए बहुत बहुत इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव।